तो इस वीडियो में देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, दोनों के बीच क्या रिलेशन है। पिछली वीडियो में देखा था डिफरेंस क्या है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच क्या रिलेशन है, इस समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है। तो उस आधार पे हम देखेंगे कैसे कैसे टाइम के साथ ये रिलेशन चेंज होते गया है। तो पहला बात ये होता है कि सवाल जब ये उठा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है और वो अगर कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो फिर क्या होगा, क्या वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। यहाँ दोनों के बीच एक फ़ाइट शुरू हुआ। फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दिया जाएगा या फिर डीपीएसपी को। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डीपीएसपी को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के, अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है और फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो फिर क्या उसको डीपीएसपी तो क्या उस लॉ को सही माना जाएगा या फिर फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। ये बात शुरू हुआ, एक डिबेट शुरू हुआ इंटरप्रिटेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माना जाता है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट दिया कि बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर द इसेंशियल, फंडामेंटल दोनों ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इज नॉट इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वेटेज दिया डीपीएसपी के कंपैरिजन में। और ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंद भारती केस में कि बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी दोनों कम्प्लीमेंट्री है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस जो हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दोनों के बीच हारमोनी बनाए रखना ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बीच हारमोनी बैलेंस बनाए रखना ये बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का है। और साथ में मतलब अभी ऐसे करते करते लास्ट में ये कंक्लूजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है कि डीपीएसपी के दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो स्टेट को तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 को ओवर राइड कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है। मतलब कि उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 40 और 19 को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वेयर आर्टिकल 39A 39B कम्स, नहीं 39A नहीं सॉरी 39B एंड C, वेयर 39B एंड C कम्स फंडामेंटल राइट आर्टिकल 40 19 गोज आउट, वो बाहर हो जाता है जैसे ये अंदर आता है। तो कोई भी लॉ, अब पहले ये देख लेते हैं आर्टिकल 30B या 30C, आर्टिकल 39 का BC क्या है। तो आर्टिकल 39 डीपीएसपी शुरुआत होता है 36 से, आपको पता ही है 36 से 51 के बीच है। तो डीपीएसपी का ही भाग है ये आर्टिकल 39। तो 39 A B C D E F तक है। तो इसमें सिर्फ पूरे 39 को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, मतलब ये पावर नहीं है फंडामेंटल राइट ओवरराइड करने का, सिर्फ 39B और C को है। तो 39B कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज, समाज में कम्युनिटी का जो रिसोर्स है, पूरे देश के रिसोर्स को एक कम्युनिटी का रिसोर्स मान करके कहा गया कि इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 39B है। आर्टिकल 39C कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू, मतलब किसी सिंगल आदमी, किसी एक आदमी के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने का बात कहा गया इसमें 39C में। जैसे नहीं होता है कि तो दोनों एक दूसरे के लगभग मिलता जुलता है आर्टिकल 30B और 30C जो है 39 का। एक कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ
एक ही जगह कंसंट्रेट नहीं हो जाए जो रिसोर्स है, जो पैसा है। तो इसके लिए अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को ओवरराइड कर देगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ओके। आर्टिकल 14 क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 क्या था? फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम। तो ये आपका जो फ्रीडम है यहाँ पे रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सारे रिसोर्स अपने पास ही कंसंट्रेट कर लें, इसके लिए बनाया गया है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि डीपीएसपी के आर्टिकल 39 बी और सी को आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया गया है। ये अभी फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये अपना ख़त्म हो गया, डीपीएसपी यहाँ ख़त्म होता है। अब अगला हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, जय हनुमान, बाय।